Hello NRI viewers, how are you? How are your exam preparation is going on? I know anxiety, stress, lot of questions are going in your mind and that is totally normal. Well, clearing exam isn't just like walk in the park. But being an aspirant, what else you can do? Hard work is the only thing, right? But I have one more thing that plays a very crucial role during the time of your preparation. That is guidance, which means guidance from your mentor, guidance from your seniors, guidance from your parents. So we Flipkart are welcome back with another video where our team recently visited to Vartman Mahavir Medical College, Safdarjung, Delhi, to meet those aspirants who just cracked their NEET exams in just one shot. So stay tuned, watch this video and don't miss the end. आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैभव गोलानी। अच्छा, तो आपका रैंक कितना है? मेरा 59 रैंक आया था। अच्छा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था आपने? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपका 59 रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट में आया, तो उसके पीछे क्या आपका मोटिव था कि पहली रैंक में आपने 59 कर लिया? मतलब एमबीबीएस बहुत अच्छा ड्रीम था मेरे लिए, तो इसलिए फिर पढ़ना था और फिर जान लगा दी। एक्चुअली मेरी 11th थोड़ी सी वेस्ट थी, तो मैंने 12th में बहुत ज्यादा मेहनत की। तो 12th में जब बहुत ज्यादा मेहनत की तो फिर इतनी अच्छी रैंक आई। तो 59 रैंक आया तो क्या रिएक्शन था घर में? मतलब था वही 59 रैंक आ गया तब, क्योंकि तो वो होता है, ड्रीम ही होता है कि 100 तक आ जाएगा 59। बहुत खुश थे घर में तो सब। मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, लेकिन तो भी आ गई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एम्स दिल्ली मिल जाएगा, बट 2 रैंक से रह गया। तो आपने फिर सफदरजंग वो किया? फिर सफदरजंग ऑफ किया। अच्छा, तो आप मतलब आपका स्टडी टाइम टेबल कुछ बनाया होगा जो आप फॉलो करते होगे स्टडी के लिए? हाँ, मैंने पहले तो है ना अपने लिए ये मतलब सोच लिया था कि मुझे जितना हो सके दिन में उतने घंटे निकालने हैं, इसलिए मैं मैक्सिमम 16 आवर्स भी एक दिन में गया हूँ। लेकिन जो मेरा नॉर्मल टाइम टेबल ये रहता था कि मेरी सुबह में जो भी पिछली क्लासेस हुई होती थी उन सबको रिवाइज करता था, उनके क्वेश्चंस वगैरह मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व करता था। फिर थोड़ा जो मेरा 11th का था उसको रिवाइज वगैरह करता था, जो 11th का बचा हुआ था उसको पढ़ता था। उसके बाद 4 बजे से हमारी क्लासेस शुरू हो जाती थी, तो 4 से 8 फिर वो क्लासेस वगैरह लेता, फिर उसके बाद थोड़े बहुत उनके नोट्स वगैरह बनाता और फिर दिन निकल जाता। अच्छा, तो ये बताओ, आपने मतलब 16 घंटे पढ़ाई करी, तो क्या होता 16 घंटे? मतलब कि एक होता ना कि एफिशिएंसी 16 घंटे तो सेम रहती नहीं, पहले घंटे तेज, दूसरे घंटे कैसे आपने मेंटेन कर लिया 16? मैं क्या करता था कि मतलब है ना मैं टाइमर लगा के बैठता था। जब भी स्टॉप वॉच लगा देता था। अब जब भी मुझे लगता था ना कि मैं अभी इनएफिशिएंट हो रहा हूँ, मैं सही से ध्यान नहीं दे पा रहा, मैं उस टाइम पे उसे बंद कर देता था। फिर क्या करते थे आप? उसको बंद कर देता था, फिर मुंह वूह धो के आता, वापस से बैठता, या फिर चाय वगैरह पीता, उसके बाद फिर से बैठता। तो इससे फिर है ना मतलब मुझे अपना अच्छे से ट्रैक रहता था, और जब ट्रैक रहता है तो फिर तो निकालना आसान होता है। तो आपने से कौन सा बैच था, आपको कौन सी ईयर में किया था? मेरा अभी ये 2023 का बैच। 23 का बैच था। तो पेपर से एक रात पहले क्या किया था? पूरे साल तैयारी करी थी, 16 घंटे पढ़ाई कर ली, अब कल पेपर है रात को मैं बैठा हूँ, क्या तोड़ता माइंड में? एक्चुअली मैंने क्या किए थे कि मैंने ना पेपर से पहले भी जो भी मेरे को याद नहीं रहता था उनके स्टिकी नोट्स बना लिए थे। अच्छा। तो बहुत सारे मेरे पास स्टिकी नोट्स इकट्ठा हो गए थे। मैंने एक रात पहले बस यही किया कि है ना जो भी स्टिकी नोट्स थे उन सबको एक बार रिवाइज किया, क्योंकि उनमें वही चीजें थी जो मैं अक्सर भूल जाता था। तो उन सबको रिवाइज किया और फिर रात के मतलब 10-11 बजे तक मैंने अपना पूरा खत्म कर दिया था। फिर खा पी के सोया, फिर अगले दिन तक कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो मतलब आप एकदम चिल थे कि भाई अब तो कल पेपर है, तो मैं ऐसा नॉर्मल। हाँ, तो अभी ना कई स्टूडेंट्स है ना, वो मतलब प्रेशर रहता है, आपको पता है कंपटीशन तो कितना है इंडिया में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्पेशली बहुत ज्यादा है, प्रेशर ले लेते हैं। आपने कैसे कॉप अप किया प्रेशर को? मतलब प्रेशर को ना मैं कहता हूँ कि प्रेशर मतलब लेना गलत नहीं है, प्रेशर को सही डायरेक्शन में यूज करना आना चाहिए। प्रेशर लेके अगर आप रो रहे हो, स्ट्रेस में बैठ जा रहे हो, वो गलत है। उस प्रेशर को सही तरह यूज कर लो कि उस प्रेशर में ही आप पढ़ रहे हो। उस प्रेशर को इस तरह से यूज करो कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम कर पाओ। इस तरह से मैंने यूज किया, तब जाके मैं कर पाया। तो आपने कोई एज अ स्ट्रेस बस्टर आपने कुछ यूज किया? जैसे कि कई स्टूडेंट्स है ना म्यूजिक को बहुत प्रेफर कर रहे हैं, या आप कई की एक्स्ट्रा करिकुलर कर लेते हैं, स्पोर्ट्स खेल लेते हैं, आपने क्या? मैं म्यूजिक बहुत ज्यादा सुनता था। बॉलीवुड सॉन्ग्स ही कुछ मेरे फेवरेट थे, जिनमें थोड़ा सा मोटिवेशन था, एस्पेक्ट रहता था। एक कर हर मैदान फतेह है, संजू मूवी का, वो मेरा बहुत फेवरेट था। मैं उसको बार बार सुनता था। जब भी मेरे को ऐसा फील होता कि यार अब लो जा रहा हूँ, तो लग रहा है मोटिवेशन चाहिए। तब मोटिवेशन वीडियोस देखते थे? मोटिवेशन वीडियोस थोड़ी बहुत देखता था, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं। पॉडकास्ट वगैरह नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत कम देखता था। कई स्टूडेंट्स पॉडकास्ट को भी इतना रेफर कर लेते हैं कि भाई पॉडकास्ट में थोड़ा सा टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर उसमें फिर टाइम वेस्ट लगने लगता है इतना, इसलिए फिर नहीं देखते। अच्छा,
तो आप मतलब हमारे व्यूअर्स को जो अभी नीट के लिए प्रिपेयर, कभी कल तो एक एग्जाम हुआ है, नेक्स्ट ईयर भी जा रहे हैं नीट के लिए, उनको क्या वो दोगे प्रिपरेशन के लिए टिप्स? मैं तो ये कहूंगा कि देखो सबकी अलग अलग जर्नी होती है, बस अपने एंड से ना 100% दो, फिर जो भी होगा वो देखना, ठीक है। मतलब अपने एंड से हमारे बस में ये है कि हम अपना 100% दें, फिर क्या रैंक आती है क्या आता है उससे फर्क नहीं पड़ता, लाइफ में कहीं ना कहीं तो फिर फोड़ ही देंगे, इसलिए मैं यही कहूंगा कि बस 100% दो अपना। कि वही है ना कि मतलब डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। हाँ। अब 200% दे रहे हो इनपुट, तो आउटपुट तो 100% आएगा ही। हाँ। अच्छा, तो आपने स्टडी मटेरियल के लिए क्या रेफर किया था? स्टडी मटेरियल के लिए मैंने जो मेरे कोचिंग थी पीडब्ल्यू, उसका मैंने रिसोर्सेज यूज किए थे मॉडल। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि सेल्फ प्रिपरेशन हेल्प करेगी ज्यादा या फिर कोचिंग रेफर करना चाहिए? नहीं, मतलब कोचिंग एक बारी के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकती है, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब दिन के अगर आप 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी आराम से निकाल रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकते हो। बात तो ये ना कि कोचिंग है कि आप चले गए कोचिंग में, 5-6 घंटे कोचिंग हो गई, फिर ना कि पूरा कोचिंग पे भी डिपेंड नहीं रह सकते। हाँ, पूरा कोचिंग पे डिपेंड नहीं रहता। सेल्फ प्रिपरेशन जरूरी है। कोचिंग में तो कितने लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम होता है। वही है ना कि अब एक क्लास में 30 बच्चे हैं, नीट में तो पता ही है क्या रहा है कितना। आपको क्या लगता है कि एनटीए को पेपर में कुछ चेंजेस करने चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग जिस तरह का अभी पेपर आ रहा है तो बहुत ज्यादा इजी हो रहा है, जिस कारण से रैंक इन्फ्लेशन इस साल और भी ज्यादा लग रहा है बढ़ता हुआ पेपर इजी है रहेगा। मतलब। हाँ, पेपर मतलब एक सेम लेवल भी अगर रहता है ना हर साल, तो वो बेसिकली पेपर इजी हो रहा है, क्योंकि हमको है ना आइडिया है कि अगले साल ऐसा ही पेपर आने वाला है। अच्छा। बीच में थोड़ा सा कुछ अनएक्सपेक्टेड करना चाहिए, जिससे थोड़ा सा रैंक का जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आए। नहीं तो फिर 720 पे ही अगर एम्स भी मिल रहा है, 720 पे ही दूसरे कॉलेजेस भी मिल रहा है, तो फिर वो 720 अभी कल ना हमने एक रिएक्शन वीडियो करा था, इसमें पेपर लेके आया हूँ मैं, दिखाता हूँ। देश पेपर देना, ये आया था कल क्वेश्चन पेपर, देखो। अच्छा, ये आप कह रहे हो इजी है, कल हमने स्टूडेंट्स को लिया था कहीं कहीं का, तो मतलब था कि भाई पेपर डिफिकल्ट, फिजिक्स लगे सबको। एक्चुअली अगर आप देखो ना कि असर्शन रीजन जिसको टफ माना जाता है, जिससे पेपर थोड़ा लेंदी बन जाता है, वो तो टोटल मैंने चेक किए 3-4 क्वेश्चन आए हैं, उससे ज्यादा असर्शन रीजन ही नहीं है। और जब आपने दिया था तब मतलब पेपर पैटर्न आप देखो क्या है कि इसमें जब आपने दिया था और एक साल में कुछ डिफरेंस लगा आपको? मतलब पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहा है। मैं वही कह रहा था ना कि अगर पेपर पैटर्न भी सेम रहता है ना, कि ऑलमोस्ट सेम लेवल का आ रहा है, तो भी ना अब अगले साल वाले पहले से तैयार होते हैं, उनको एक्सपेक्टेड होता है कि इस तरह का पेपर आ सकता है, तो वो इजी ही हो जाता है उनके लिए। एक्चुअली ये चीज है। तो आप देखो पेपर वो करो। हाँ, मैंने देखा, लेकिन जैसे स्टेटमेंट वगैरह आप क्वेश्चंस भी देखो तो बहुत कम आए हैं। असर्शन रीजन वाले है ना, देखो ये बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 थोड़े से फिर भी मैं कहूंगा कि आसान रहते हैं एज कम्पेयर टू असर्शन रीजन। असर्शन रीजन जैसे पिछली बार थोड़े ज्यादा आए थे, इस बार काफी कम आए हैं। तो आपको क्या लगता है एनटीए को पेपर में चेंजेस करने चाहिए? थोड़ा सा अगर टफ करे जाएगा तो रैंक इन्फ्लेशन जो हो रही है कि 720 पे ही एक रैंक भी आ रही है, 720 पे ही आपकी 4-5 रैंक भी आ जाएगी, वो थोड़ा सा कम होगा, तो और टफ करना चाहिए पेपर, थोड़ा सा टफ किया जा सकता है। और ये कि ना मतलब कि वो तो एनटीए को सीट्स इंक्रीज करनी चाहिए। देखो सीट्स तो इंक्रीज होनी चाहिए, बिकॉज डॉक्टर्स की जरूरत है। में डॉक्टर्स की नीड बहुत है, मतलब कि 25,000 पेशेंट्स पे एक डॉक्टर बैठ रहा है, और स्पेशली गवर्नमेंट। बेसिकली ये भी है ना कि 25 लाख अगर बच्चे बैठ रहे हैं और उनमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम गवर्नमेंट सीट्स अगर 50-60,000 हैं, तो जो बाकी हैं उनका तो पूरा साल बर्बाद हो गया ना, उनको तो क्या ही मिला। इस कारण थोड़ी से जो ये है सीट्स इंक्रीज होनी चाहिए, ताकि ज्यादा लोग इसको अकोमोडेट। पर बात है ना कि अब मान लो चलो सीट्स इंक्रीज कर दी एनटीए ने, फिर वही है कि अब सारे बन रहे हैं, लेकिन तो भी इतनी ज्यादा भी नहीं हो पाएंगे। दे करके करेगा ना एनटीए, थोड़ा थोड़ा 10 करेगा 20 करेगा, ये इसी तरह से होगा, वो एक साथ नहीं होगा। अभी ना काफी एनआरआईज हैं, एनटीए मतलब एनआरआईज हैं, वो भी आपको पता होगा नीट के लिए आजकल जा रहे हैं, उनको भी इंडिया में ऑप्शन चाहिए। तो उनको क्या है ना, काफी डाउट है माइंड में कि यार इंडिया का कैसा एनवायरनमेंट होगा, एक तो एजुकेशन सिस्टम पैरेलल है, पूरा अपोजिट है, तो उसको लेकर उनको लगता है इंडिया का माहौल बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो उसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि एज एन एनआरआई को क्या बोलोगे? मान लो एनआरआई फ्रेंड है आपका जो देख रहा है। देखो ये तो बात है कि इंडिया का जो माहौल है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। यहाँ के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो किसी भी और देश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत टफ है। लेकिन अगर तुम्हारा गोल सेम है, तुम्हारा सपना वही है, तो फिर तुम कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम कंपटीशन को भी फोड़ जाओगे। तो ये कि मतलब कि इंडिया में से गवर्नमेंट मेडिकल के काफी ज्यादा है,
तो आपका माइंड में और कोई कॉलेज भी था या यही बीएनएमसी और एम्स? मेरा फर्स्ट एम्स था। मुझे पता था कि एम्स अगर नहीं मिला तो एम्स के बाद तो कुछ भी मिल ही सामने जाएगा। ही है सामने ही है एम्स के तो अच्छा, तो आपके मतलब आपको क्या लगता है सोशल मीडिया है वो अफेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन को? देखिए सोशल मीडिया ना दो तरफ हो सकता है, या तो वो अच्छा भी है, वो एक तरह से बुरा भी है। अच्छा मिसयूज और वो दो होता है। हाँ, जैसे अच्छा आप ये देख सकते हो, आज YouTube पे इतने वीडियोस अवेलेबल हैं, आप किसी भी क्लास को आप आराम से पूरा पढ़ सकते हो बिना कोई पैसा खर्च किए। लेकिन साथ ही ये भी है कि उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। आप एक जगह टाइम लगाने गए हो, आप दूसरी जगह टाइम लगा दोगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, उससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। अब वो तभी आ सकता है जब आपके अंदर सीरियसनेस। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव थे? मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम तो बिल्कुल एक्टिव नहीं था। अब मैं सब बंद? हाँ बिल्कुल प्रॉपर यूट्यूब में थोड़ा देर चलाता था, वो भी पढ़ने के लिए, या एक आधा मोटिवेशन वीडियो देख ली तो। अच्छा, तो मोटिवेशन वीडियोस रेफर कर रहे थे थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। और ये कि मतलब जो आपके फ्रेंड्स हैं तो वो भी यहीं बीएनएमसी में दूसरे कॉलेज, उनकी रैंक क्या थी? मतलब मतलब में होंगे जो मतलब मेरे बाद जो सेकंड रैंक आई है यहाँ पे, हाँ। वो तो 86 रैंक थी। अच्छा। थर्ड 89 रैंक थी। उसके बाद फिर सो ऑन बहुत सारी लिस्ट। और आपको क्या लगता है कि मतलब इंडिया में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा हो सकता है अच्छा, बेटर कर सकते हैं? एक्चुअली क्या है कि है ना, एक चीज ये बनी हुई है कि जो सेंट्रल कॉलेजेस हैं, यानी दिल्ली के कॉलेजेस या जो सिटी का टॉप कॉलेज है, उनका तो इंफ्रा फिर भी काफी अच्छा है। लेकिन जो बाकी जो स्टेट कॉलेजेस वगैरह हो जाते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ठीक करने की। तो घर में मतलब जब आपने डिसाइड किया था घर वालों ने बोला कि नीट कर लो? नहीं, डिसाइड मैंने किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो फिर सपोर्ट मतलब किया था, हाँ। मोटिवेट करा था। तो ये कि आपको क्या लगता है कि मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग पेरेंट्स ज्यादा अच्छी कर सकते हैं? मतलब देखो, काउंसलिंग तो फिर भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आज भी इंडिया में काफी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको नीट के बारे में बहुत कम पता है। ठीक है, हाँ, तो अब पता चल रहा है थोड़ा। हाँ, पता चल रहा है, awareness अवेयरनेस आ रही है, बट तभी भी अभी काफी बड़ा ऐसा अमाउंट है जिनको नहीं पता। तो उनको बस इतना जरूर करना चाहिए कि वो इमोशनली और मतलब फाइनेंशियली थोड़ा सा उनको सपोर्ट करें, ताकि वो खुल के अपने डिसीजन ले पाए। तो आपको क्या लगता है कि जैसे जो ये अभी है कि बोर्ड्स का और इसका डेट थोड़ा क्लैश हो गया, काइंड ऑफ अभी मार्च अप्रैल में बोर्ड्स और मई में एक महीना ही मिला था। तो एनटी को क्या लगता है काम करना चाहिए इसमें कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को वो मिल जाएगा ना रिलैक्सेशन? एक्चुअली दिक्कत ये होती है ना कि इससे पहले जब होता था तो फिर सेशन जो होता है, एमबीबीएस का जो सेशन होता है, वो फिर लंबा हो जाता है। अच्छा। तो इसलिए एनटीए को मजबूरन जो मतलब नीट है वो जैसे पिछली 2022 में 17 जुलाई को हुआ, उसके बाद 7 मई को हुआ, 5 मई को हुआ। तो यही डेट मतलब पहले से ही नीट एनटीए की रहती थी, तो वो इसी पे स्टिक करना चाहते हैं ताकि वो जो एमबीबीएस का सेशन है वो खराब ना हो। आपको क्या लगता है कोविड ने अफेक्ट किया है? कोविड ने अफेक्ट जरूर किया है। जो मतलब कोविड में जिन्होंने तैयारी की उनको काफी प्रॉब्लम ज्यादा आई, बट अब काफी चीजें और नॉर्मल। ये भी था ना कई स्टूडेंट्स को तो बेनिफिट भी मिला ना कोविड का, क्योंकि एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो गया, प्रिपरेशन का टाइम मिल गया और अच्छा कर लिया। बट एक्चुअली ना वही चीज होती है कि अगर टाइम मिल रहा है तो फिर वो सबको मिल रहा है। हाँ। जो पढ़ने वाला है वो और भी ज्यादा पढ़ेगा, जिसने नहीं पढ़ा था वो फिर भी नहीं पढ़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, लेकिन फिर भी उसका रह ही जाएगा। मतलब कंपटीशन भी बढ़ रहा है और टाइम भी ज्यादा मिलेगा, तो फिर बात तो सेम ही रहेगी एट द एंड। ठीक है, तो लाइक एट लास्ट आप मतलब क्या स्टूडेंट को एनआरआई हैं जो भी हैं जितने भी देख रहे हैं जो देंगे अगले साल, एट लास्ट क्या बोलोगे एज अ 59 रैंक होल्डर? क्या मैं बस ये कहूंगा कि मतलब रैंक वगैरह के पीछे मत भागो, अपना 100% दो। होता है नहीं होता, बहुत लोग होंगे जिनका नहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपना 100% देना है, बस 100% दो, फिर कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। आपका नाम क्या है? आदर्श। रैंक क्या है आप लोग की? मेरी 5126 118 399। कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया था आपने? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 118 कैसे मतलब आपने कर लिया अचीव? स्टे कंसिस्टेंट एंड फॉलो टीचर्स, जो टीचर्स कह रहे हैं उनको फॉलो करो, एंड भाई बेसिक जो है हार्ड वर्क करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, वो सब लोग कर ही रहे हैं, बट जस्ट स्टे कंसिस्टेंट। बाकी तो आप मतलब पहली अटेम्प्ट में आपकी 118 रैंक आ गई, तो क्या क्या आपको लगा, कैसे अचीव करी आपने? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब आई एम अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, मतलब एवरेज स्टूडेंट था, मतलब जस्ट स्टे कंसिस्टेंट। मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो रेगुलरली पढ़ा करो, एंड वही जो बाकी सब लोग जो बोल रहे हैं कि हार्ड वर्क, फॉलो टीचर्स एंड स्टडी एनसीईआरटी, वो तो करना ही है, बट कंसिस्टेंट रहोगे तो बाकी आप कॉम्पिटिशन को बीट कर पाओगे, अदरवाइज तो फिर वही पीछे रह जाओगे। एंड रिविजन करना है रेगुलरली, दैट्स इट। तो आप लोगों ने ड्रॉप लेके किया था या फिर क्या स्कूल भी किया था साथ में?
नहीं मतलब स्कूल तो नहीं था, वैसे था नॉर्मल कोचिंग था। मैं तो अगर कोटा में पढ़ा था, अच्छा। तो नॉन स्कूलिंग ही था मेरा। बाकी 11 12 वहाँ से करने के बाद 12th में तो कोविड हो गया था, हाँ। तो ऑनलाइन था और उसके बाद निकाल ही लिया था, तो मैंने स्कूलिंग नहीं किया था। आपने? मैं तो लोकल ही था, मैंने सूरत से ही कोचिंग करी थी और स्कूल। तो आप सूरत से बिलोंग करते हो? हाँ। अच्छा, तो कॉलेज एम्स होगा, पहला तो एम्स ही होता सबका। हाँ, सब पे एमसी होता है। तो आपको मतलब कौन कौन से कॉलेज थे और माइंड में? एक तो वीएनएमसी हुआ, दूसरा मैंने मतलब खाली एम्स को ही टारगेट किया था स्टार्टिंग से, मतलब और भी कॉलेज तो मैंने सर्च नहीं किए थे। बाकी लोकल मतलब जो गुजरात के अंदर तो कॉलेजेस थे बीजेएमसी, वही टारगेट थे मेरे। बाकी आफ्टर नीट मैंने बाकी कॉलेजेस एक्सप्लोर करे एंड देखा कि वाला कॉलेज भी अच्छा है, तो उस तरीके से। तो आपने मतलब जब नीट दिया था तो क्या आईआईटी जेईई के लिए भी आपको लगा था या फिर नीट में ही आप लोग गए? नहीं मतलब इतना नहीं था कि मुझे आईआईटी जेईई देना है, बट हाँ उसके पेपर्स लगा रहे थे हम लोग की जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। तो मैथ्स भी ली थी आपने? नहीं, मैथ्स नहीं ली, आई एम पीसीबी ओनली। अच्छा, अच्छा, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे। तो आप लोग मतलब कौन से ईयर में हो आप अभी करंटली? सब बढ़िया गई है। थर्ड ईयर में हो। तो एज अ सीनियर आप हमारे व्यूअर्स को जो नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं नीट के लिए, आप क्या टिप्स दोगे पेपर को लेके कि कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? पेपर तो अब जो भी इस बार भी आया बहुत इजी आता है, और क्योंकि अब सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है, तो स्टिक टू द सिलेबस वही बोलूँगा मैं। बाहर से आता नहीं है और एनसीईआरटी पूरा फोकस रहता है, तो जितना भी टीचर पढ़ा रहे हैं और जो भी अगर मॉक टेस्ट जितना दे सके लास्ट टाइम में तो बेटर रहेगा, और एनसीईआरटी स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो वो फायदेमंद रहेगा। या सेम ट्रिप की मतलब बस यही कि जस्ट स्टिक टू द एनसीईआरटी एंड बी कंसिस्टेंट, दैट्स इट। सेम। मैं तो बोलूँगा आप जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस। जो आपके टीचर्स है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, आपको सही बताएंगे। और जैसा ट्रेंड आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन काफ़ी इजी आता है। इट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड स्पीड। आप एनसीईआरटी पढ़िए, टाइम टू टाइम पढ़िए। फिर ऑर्गेनिकली कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना उससे हो जाएगा। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन बनाओ और डेली प्रैक्टिस करो। एक में पढ़ते नहीं है। आप लोगों ने मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे टाइम टेबल भी क्रिएट किया होगा कोई कि ये टाइम मुझे पढ़ना है, ऐसा कुछ? या फिर हाँ, अरे टाइम टेबल तो बहुत क्रिएट करते हैं। मतलब सबसे बड़ा ब्लंडर जो सब लोग करते ही हैं, जैसे कि मैंने भी करी थी। मैं तुम्हें आते कि 5 घंटा सोएंगे, 6 घंटा सोएंगे, पढ़ाई फॉलो हो गया था? वो तो किसी से फॉलो नहीं होने वाला। बट ट्वेल्थ में आकर रियलाइज हो गया था कि वो तो फॉलो होने से रहा। तो फिर वही है कि अभी यहाँ पे आने के बाद भी रियलाइज हो रहा है कि जितने भी लोग हैं, मतलब मेरे से ज़्यादा रैंकर्स भी हैं, बाकी सबसे मिलकर मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग 6 घंटे सोते 7 घंटे सोते हैं। टेक गुड 8 to 9 आवर्स स्लीप, इनफैक्ट 10 आवर्स स्लीप कोई उसमें नहीं है। बट व्हाट मैटर्स इज कि जो आपका बचा हुआ टाइम, उसमें आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो जितना हो सके। एंड टाइम टेबल तो वही है कि आप बनाओगे तो मुश्किल से नहीं करते। टाइम टेबल अगर उन्होंने बनाया है तो थ्रो इट अवे कि बनाया तो एक और बनाएंगे, नया बनाएंगे। तो रादर देन डूइंग दैट मेक टू डू लिस्ट एंड टाइम टेबल को फेंकने से अच्छा है कि उसमें चेंजेस करो कि लाइक अगर आप 3 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो तो 2.5 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, इस तरीके से चेंजेस करो। फेंकते रहेंगे तो फिर तो यार ऐसे नहीं चलेगा वाला। तो आप लोगों ने जब नीट के लिए ऐसे प्रिपेयर किया पूरा साल एक, अब मान लो कि जैसे कल था लास्ट पेपर, कल पेपर है और रात को एक ही पूरा साल प्रिपेयर किया, तो माइंड में प्रेशर तो बहुत होगा, नर्वस हो गए? प्रेशर उस टाइम पे ये था कि खत्म होने वाला है, चलो फाइनली छुट्टी मिल जाएगी। हम लोग का तो एक्सटेंड ही हो जाता, पोस्टपोन ही हो जाता। कोविड बैच? अरे तो फिर ये तक खत्म होने वाला है फाइनली। तुम्हें लगता है कोविड ने अफेक्ट किया है कंपटीशन एग्जाम? बिल्कुल 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 affect किया। लाइक हम लोग के टाइम तो पे और बढ़ गया था competition। देखो 650 600 आ रहे थे, वो भी लाइक 700 के रेंज में आ गए। तो फिर 700 के ऊपर बहुत ज्यादा कंपटीशन। पर बात है ना, कई स्टूडेंट्स को बेनिफिट भी मिल गया ना कोविड का, क्योंकि प्रिपरेशन आगे हो रहा था तो टाइम भी मिल गया उतना। पेशेंट काफी हुआ था। मिशन हुआ था ना, तभी तो हमारे घर। अच्छा, तो आपने मतलब एग्जाम्स को लेके प्रेशर होगा माइंड में, उससे कैसे कॉप अप किया था? मतलब स्ट्रेस बस्टर क्या था आप लोग के लिए? प्रेशर तो रहेगा ही, बट वही है कि अगर आपका स्टडी ग्रुप ऐसा रहेगा कि जो मोटिवेट ही कर रहा है पढ़ने के लिए, तो इतना फील नहीं होता है। ग्रुप स्टडी की थी? नहीं, ग्रुप स्टडी तो कैसे ही करेंगे कोविड में। बट हाँ, वही अगर ग्रुप रहता है कि सब लोग पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ ही लेते हैं, बट कोई नहीं पढ़ रहा तो हम भी नहीं पढ़ रहे हैं, वही होता है। प्रेशर तो ऐसा स्टडी को खास रहता नहीं है। तो आपको क्या लगता है सेल्फ प्रिपरेशन वर्क करता है? सेल्फ प्रिपरेशन करता है, सेल्फ स्टडी काफी हेल्प करता है, बट साथ में टीचर्स का गाइडेंस और एक कोचिंग होता है जो मोटिवेट देता है आपको, वो काफी हेल्प करता है, आपको एक रास्ता दिखाता है। बाकी मेहनत तो आपको ही करता है। जैसे सोशल मीडिया भी बहुत वो चल रहा है, तो अपना सोशल मीडिया बहुत इफेक्ट कर रहा है बच्चों की पढ़ाई को, सीरियस मैटर है। तो आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव थे उस टाइम जब आप लोग ने? नहीं, बंद कर दिया था बिल्कुल? चालू ही उसके बाद किया है। चालू ही उसके बाद। मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ आके बनाया हाँ, है। मैंने भी यही सारे ने बना रखा है, इसलिए मैंने बनाया। क्लियर कर लिया तो अब चलो बना लेता हूँ। वो सब ने बनाया तो Peer pressure। अच्छा, तो जैसे ना हमारे कई कई ना एनआरआई व्यूअर्स हैं, उनके माइंड में ये क्वेश्चन है कि मतलब आपको पता है यूएस का जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है। इंडिया का तो और कॉम्पिटिटिव है, तो उनको ऐसा ना माइंड में काफी बहुत डाउट है चीजों को लेके कि इंडिया का कैसा। तो उनको आप क्या बताओगे अपने एनआरआई फ्रेंड को
कि उसको इंडिया में करना है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो आप क्या वो सजेशन दोगे, उसका डाउट क्लियर हो जाए थोड़ा माइंड में? द मेडिकल फैसिलिटीज लाइक अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली उनका अलग है, हम लोग का काफ़ी अलग है, बट ऐसा नहीं है कि जो हम लोग के साइड से डॉक्टर बन रहे हैं वो काफ़ी ऐसे है, वी हैव मोर क्वालिफाइड डॉक्टर्स इवन एज वेल, एंड हमारे जो एम्स की सीट, एम्स में तो रिजर्वेशन भी होता है नारायण लोग के लिए, तो फिर कॉलेज में वो सोच के ही दी गई होंगी कि लाइक, हाँ वो सोच के ही दी होंगी कि मतलब ताकि वो आए एंड उनकी फैसिलिटी वहाँ पे अलग रहती है। तो अगर वो आ रहे हैं तो मतलब उनको ये देखना है कि मतलब डॉक्टर की क्वालिटी कोई ऐसे अफेक्ट नहीं होगी, बट हाँ जो उनको वहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो हमको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, वो थोड़ा बहुत तो अलग होता ही है। आपको क्या लगता है एनडीए को सीट्स इंक्रीज करनी चाहिए? एनडीए तो नहीं कर सकता, वो तो गवर्नमेंट कर सकता गवर्नमेंट को भी मतलब और डॉक्टर्स इंडिया में नीड है, क्योंकि एज अ मतलब कि स्टैटिस्टिक्स बताता है कि एक डॉक्टर 25,000 पेशेंट्स पे बैठ रहा है इंडिया में। बढ़ानी चाहिए और डॉक्टर्स, है, बनानी चाहिए वो तो। क्योंकि एज अ पॉपुलेशन वो हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अभी है कि कॉलेजेस इंडिया में बहुत इंक्रीज कर, कई नए एम्स भी खुले। आपको लगता है कॉलेजेस का नीड है इंडिया में और मेडिकल? बिल्कुल, अभी तो बहुत ज़्यादा नीड हो गया है, जितने बच्चे बढ़े जा रहे हैं जिस रेशियो में, बट उस हिसाब से तो सीट बढ़ नहीं रही है। जितना डिमांड है उतना सप्लाई पर सीट रेशियो जो बढ़ रहा है स्टूडेंट्स का वो ज़्यादा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है कि अब सीट्स बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो परसेंटाइल ज़्यादा चाहिए होगा तभी सीट्स मिलेंगी। तो कॉलेजेस तो बढ़ानी ही चाहिए, सीट्स तो बढ़ानी ही चाहिए। कहीं कहीं तो ऐसा ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कॉलेज खुला हुआ है। ऐसा नहीं कि कॉलेजेस नहीं है, एक्चुअली प्राइवेट कॉलेज आप आ गए, प्राइवेट तो कंपेयर करें तो फिर भाई ना क्वालिटी भी मैटर करता है, एंड ऐसा जैसे कि हमने जेडब्ल्यू में किया था कि कॉलेज बहुत सारी बना दी, बट फिर हमने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो फिर अब रिजल्ट क्या है, जो वहाँ पे हम पहले था अभी भी वहीं पर है। बात है ना कि प्राइवेट के लिए तो आपको एक्सपेंसेस पता है कि कितनी फीस होती है, इसलिए गवर्नमेंट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, उसमें भी इतना कंपटीशन है। फीस की बात नहीं, क्वालिटी की बात आ जाती है ना, कि मतलब जो आपको एक्सपोजर यहाँ मिलेगा बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलेगा, तभी तो इसका रैंकिंग ऊपर निकलती है, एंड एनआईआर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड इस फील्ड में तो हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर सकते, लाइक जेई हमने जिस तरीके से करा है, तो फिर भाई तो कॉलेज जेई आपने अटेम्प्ट किया था? नहीं, मैंने attempt नहीं करा। अच्छा, तो मतलब प्रिपेयर कर रहे थे पर आपने फिर नीट के लिए Papers ऑप्ट लगाए कर थे लिया? मैंने मुझे खाली, सिर्फ वो एक एज देने के लिए तो इसलिए मैं ट्राई किया ताकि सबसे आगे निकल के पूछ सके क्या वो पढ़ रहा है, वो सही पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, इसलिए। तो आपका डॉक्टर बनने के बाद का क्या है? अभी तो फिलहाल क्लियर हो जाए, पीटी के एग्जाम देना है, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। फिर भी मतलब कुछ तो होगा माइंड में, एम तो रहता ही है। ऐसा कुछ नहीं होता है ऑब्वियसली, मतलब कैसा प्रिपेयर करते हो, क्या रैंक आती है आपकी, सब उसमें मैटर करता है। हाँ, ऐसा है। सोचने से कुछ मिल थोड़ी आता है, वो मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। सो एट लास्ट आप सारे जितने भी जूनियर्स देख रहे हैं आपके जो देंगे नीट, उनको क्या बोलोगे, लाइक जस्ट वन लाइनर? मतलब जो शॉर्टकट्स तो कुछ भी नहीं है, आपको डेली मेहनत करना पड़ेगा, और स्मूथ रोड्स नेवर मेक्स अ गुड ड्राइवर, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा ऑब्वियसली। मतलब आप देख रहे हैं 26 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, आपको लाखों में एक होना पड़ेगा उसके लिए, तो आपको सीट मिलेगी। उसके लिए आपको टीचर्स की बात को फॉलो करना है, डेली पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है इसमें, आपको टू द पॉइंट पढ़ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगाने आसान हो जाएगा, बट आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा लेंदी है बट हो जाता है। आप या वो जस्ट लाइक कि प्रोसेस थोड़ी लंबी है, जर्नी बहुत लंबी है, तो जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। प्रोसेस में अगर आपको मजा आ रहा होगा तो अपने आप आपको रास्ते मिलने लगेंगे, ऐसा कुछ जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी। सो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने उन स्टूडेंट्स का रिएक्शन देखा जिन्होंने नीट एग्जामिनेशन को क्लियर करके अपना ड्रीम कॉलेज अचीव किया है। सो अगर वो स्टूडेंट्स इतना प्रेशर और इतनी चैलेंजेस फेस करने के बाद भी अपने ड्रीम कॉलेजेस अचीव कर सकते हैं, तो सेम चीज आप लोग भी कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर, डोंट फील एंशियस, study as hard as you can. Like I would like to share my examination tip which I used to follow during my examination days, that I used to carry a plaque card on which I had written do your best and leave the rest, and that's it. Like just don't feel anxious, don't feel that you are not able to do it, just feel I'm the best. Like no, I'm not saying it in a self-centered pompous way, but it's just a belief that feel I'm the best, and then you will be able to do it. That's it. Thanks for watching.